हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, इंग्लिश लिखने या बोलने में प्रेपोजिशंस का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। प्रेपोजिशन दोस्तों जनरली हम सेंटेंस के बीच में लगाते हैं, जैसे वी आर इन द क्लासरूम, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इसमें इन, ऑन ये दोनों सेंटेंस के बीच में लगे। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको प्रेपोजिशंस का कुछ एडवांस्ड यूज़ बताऊंगा, जिनको सीख करके आपको ये पता चल जाएगा कि अगर सेंटेंस के एंड में प्रेपोजिशन को लगाना हो तो कैसे कैसे लगा सकते हैं। जैसे आपने कोई सेंटेंस सुना होगा, हु आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, या विच क्लास आर यू इन। अब इनमें सब में आपने देखा फॉर, इन सेंटेंस के एंड में लग रहे हैं। तो दोस्तों ये कैसे होता है ये हम सीखेंगे, ये हमको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में इस प्रकार के सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। तो आपको स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि आपको एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए, जिससे कि आप हर यूज़ को अच्छी तरह से सीख सकें। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है इसका नाम है एंडिंग अ सेंटेंस विद अ प्रेपोजिशन। एक सेंटेंस को प्रेपोजिशन से ख़त्म करना, एंड में हो तो कैसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या हमको सीखना चाहिए। पहली बात जो हमको पता रहनी चाहिए वो ये कि देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सिचुएशंस इन विच वी कैन एंड अ सेंटेंस विद अ प्रेपोजिशन। 4 ऐसी परिस्थितियां हैं या स्थितियां हैं जिनमें हम एक सेंटेंस को एक प्रेपोजिशन से ख़त्म कर सकते हैं। तो हम चारों परिस्थितियों को या स्थितियों को एक एक करके सीखेंगे। पहली सिचुएशन है दोस्तों कि अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हु, वॉट, वेयर, विच, इस प्रकार के अगर जो वाक्य हैं, यानी कि अगर कोई ऐसा वाक्य है जो एक सवाल है, क्वेश्चन है, और अगर वो हु से या वॉट से या वेयर से या विच से स्टार्ट हो रहा हो, तो ऐसे वाक्यों में आप प्रेपोजिशन एंड में लगा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन एंड में लगाना ही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसे सेंटेंसेस में आप प्रेपोजिशन को एंड में लगा सकते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। जैसा सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही सेंटेंस को बनाना चाहिए। तो दोस्तों कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ कोई किसी से पूछ रहा है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो। मान लेते कोई किसी चीज़ को ढूंढ रहा है, तो उससे एक सवाल किया गया, क्वेश्चन। ये पूरा जो सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, और ये व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, यानी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। किसी भी कोई भी क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो उसके एंड में प्रेपोजिशन हम लगा सकते हैं। तो व्हाट से स्टार्ट हो रहा है। अब लुक फॉर का मतलब है तलाश करना, ढूंढना, खोजना। तो पूछा जा रहा है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर इसमें एक प्रेपोजिशन है जिसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, और वो सेंटेंस के एंड में यूज़ हुआ है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंत में प्रेपोजिशन इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये भी पूछ सकते हैं, अगर कोई किसी का इंतजार कर रहा था तो आप पूछ सकते थे हु आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, हु आर यू वेटिंग फॉर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कोई किसी से मिला, कॉलेज का स्टूडेंट है, वो पूछ रहा है तुम किस ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। तो वो पूछ रहा है विच ईयर आर यू इन, तुम किस ईयर में हो। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विच से WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। इसके एंड में इन प्रेपोजिशन जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है हमने यूज़ कर लिया। अगर कोई स्कूल का स्टूडेंट है तो उससे पूछ सकते थे विच स्टैंडर्ड या विच क्लास या विच ग्रेड आर यू इन, विच क्लास आर यू इन, विच स्टैंडर्ड, ग्रेड, क्लास, इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्कूल के लिए। तो इस प्रकार से अगर कोई भी, ये पहला रूल सिचुएशन क्या है कि कोई भी क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो उसके एंड में हम इस प्रकार से प्रेपोजिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि क्या है। दूसरी सिचुएशन है दोस्तों, अगर कोई भी पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर्स जितने भी होते हैं, यानी कि पैसिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस है तो उसके अंत में भी प्रेपोजिशन को लगाया जा सकता है, अगर सेंटेंस में वैसी रिक्वायरमेंट, वैसी ज़रूरत है तो। कैसे? जैसे यहाँ कहा जा रहा है, एक एग्जाम्पल है, द सेम इशू इज़ बीइंग फॉट ओवर, यानी अरे यार उसी बात पर फिर से लड़ाई की जा रही है। उसी बात पर, इशू का मतलब है मुद्दा, बात, उसी मुद्दे पर फिर से लड़ाई की जा रही है, या वही मुद्दा फिर से लड़ा जा रहा है, यानी उसी मुद्दे के ऊपर लड़ाई की जा रही है। द सेम इशू इज़ बीइंग फॉट ओवर। तो अगर ये सेंटेंस आप देखेंगे एक्टिव वॉइस में तो नहीं है, इसका एक्टिव वॉइस क्या हो सकता था, दे आर फाइटिंग ओवर द सेम इशू, ये इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो सकता था। लेकिन यहाँ तो पैसिव वॉइस में कहा गया है द सेम इशू इज़ बीइंग फॉट ओवर। तो अगर आप देखें, ओवर एक प्रेपोजिशन है जिसको सेंटेंस के एंड में लगाया गया है। तो क्या हमको पता चला, हम इससे ये सेंटेंस से ये सीख सकते हैं कि अगर पैसिव कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस का, पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके एंड में भी प्रेपोजिशन को लगाया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है,
कोई कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे ऊपर चिल्लाए, किसी को पसंद नहीं होगा कि उसके ऊपर कोई चिल्लाए, तो यही बात कही जा रही है, आई डोंट लाइक बीइंग शाउटेड एट, कि शाउटेड एट, शाउट के बाद एट लगेगा अगर किसी के ऊपर कोई चिल्ला रहा हो, तो एट एक प्रीपोजिशन है जो एंड में लगा, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। आई डोंट लाइक बीइंग शाउटेड एट, कि मैं नहीं चाहता, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे ऊपर चिल्लाए, कि मेरे ऊपर चिल्लाया जाए। जैसे इस बात को ऐसे कह सकते हैं, आई डोंट लाइक एनी बॉडी टू शाउट एट मी, ये एक्टिव वॉइस में है। आई डोंट लाइक एनी बॉडी, मैं नहीं चाह, मुझे पसंद नहीं कि कोई भी, आई डोंट लाइक एनी बॉडी टू शाउट एट मी, कि मेरे ऊपर कोई चिल्लाए। यहाँ पैसिव वॉइस में कहा गया, आई डोंट लाइक बीइंग शाउटेड एट, मैं नहीं, मुझे पसंद नहीं है कि मेरे ऊपर चिल्लाया जाए या कोई मेरे ऊपर चिल्लाए, यानी मेरे ऊपर चिल्लाया जाए। तो आपने देखा एट को यहाँ पर हमने एंड में लगाया जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो अगर कोई पैसिव कंस्ट्रक्शन का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस है, तो उसके अंत में भी आप प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। तीसरी सिचुएशन देखते हैं दोस्तों। तीसरी सिचुएशन है रिलेटिव क्लॉजेज। अब कि एक सेंटेंस में 2 या 3 कितने भी क्लॉज हो सकते हैं, अगर उनमें से एक क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्लॉज है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, वो आप जानते होंगे। तो अगर रिलेटिव क्लॉज है कोई, तो उसके एंड में भी प्रीपोजिशन लगाया जा सकता है अगर वैसी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट या जरूरत है तो। कैसे? जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल है, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, आपको पूरा तैयार रहना चाहिए, अगेंस्ट द एनिमी, उस शत्रु दुश्मन के खिलाफ, दैट यू आर टेकिंग ऑन, जिसके ऊपर आप, जिससे आप लड़ रहे हैं या लड़ने जा रहे हैं। टेक ऑन समवन का मतलब है किसी से लड़ाई करना, ये भी एक मीनिंग है टेक ऑन का। तो यहाँ क्या कहा गया दोस्तों, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, आपको पूरा तैयार रहना चाहिए, अगेंस्ट द एनिमी, यहां तक एक क्लॉज है दैट। अब ये दैट यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये वाला जो क्लॉज है इसको रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। दैट यू आर टेकिंग ऑन, अब ध्यान से अगर आप देखें तो ऑन इसके एंड में लगाया गया जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार से एक रिलेटिव क्लॉज के एंड में भी प्रीपोजिशन को यूज किया जा सकता है। चौथी सिचुएशन देखते हैं दोस्तों कि कौन सी है। चौथी सिचुएशन है कि अगर कोई इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर है, जितने भी इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंटेंस में, यानी कि टू गो, टू स्लीप, टू ईट, इस प्रकार का अगर कोई आपको स्ट्रक्चर दिखे, सेंटेंस, ऐसा कोई सेंटेंस बना हुआ दिखे, तो उसमें भी आप प्रीपोजिशन को एंड में लगा सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही हैड नो वन टू प्ले विद, कहा जा रहा है उसके पास खेलने के लिए कोई भी नहीं था, मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसके साथ वो खेल सके। इस बात को कहा जा रहा है, पास्ट टेंस में कहा जा रहा है, ही हैड नो वन टू प्ले। अगर आप देखें टू प्ले इन्फिनिटिव विद टू है, तो इन्फिनिटिव का कंस्ट्रक्शन हो गया ये, और एंड में विद है जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो ही हैड नो वन टू प्ले विद, उसके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था, या उसके पास कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ वो खेल सके, ऐसी मीनिंग है। तो टू प्ले के बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ सेंटेंस के एंड में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, शी हैड मैनी थिंग्स टू लुक आफ्टर, उसके पास बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनका उसको ध्यान रखना था। लुक आफ्टर का मतलब ध्यान रखना। शी हैड मैनी थिंग्स टू लुक, इन्फिनिटिव विद टू है, और उसके बाद अगर आप देखें तो आफ्टर है जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो जो इन्फिनिटिव वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें भी सेंटेंस के एंड में प्रीपोजिशन को हम यूज कर सकते हैं अगर सेंटेंस की वैसी रिक्वायरमेंट है तो। अब दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको, जैसे मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स बनाए, आपको खुद से भी कुछ एक एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कोई बुक पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ सकें, या अगर आप गाने सुनते हैं या फिल्म्स देखते हैं, तो उधर आपको ये ध्यान से सुनना चाहिए कि वो कैसी इंग्लिश उधर लिखी गई है या वो लोग बोल रहे हैं। तो आपको कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ आप लोगों को सुनेंगे या लिखा हुआ आपको मिलेगा कि जहाँ प्रीपोजिशन को उन्होंने सेंटेंस के एंड में यूज़ किया था। तो आप उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको इंग्लिश लिखने या बोलने में और भी आसानी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में फिर हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखेंगे, जैसा कि हम हमेशा सीखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ग्रामर की या प्रोनाउंसिएशन की या सेंटेंस मेकिंग की किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि मैं आपको एक टॉपिक, उस टॉपिक पर एक वीडियो बना करके दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक वीडियो उस पर आपको बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप रोज़ हम लोग साथ में मिलकर सीखते हैं चीज़ें। कोई भी अगर आप मुझे फीडबैक भी देना चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।